स्वागत है आपका फिर से इजी लर्निंग की नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, सीबीएसई ने जो इशू किया था सैम्पल पेपर सोशल साइंस का, उसी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जो भी करेक्ट आंसर देगा कमेंट में, मैं उसको एक सैम्पल पेपर गिफ्ट दूंगा और उसका नाम अनाउंस करूँगा। तो नाम है बच्ची का स्वर्णिका अग्रवाल, 10th क्लास की है, एपीएस इंटरनेशनल स्कूल की। उसने करेक्ट आंसर दिया और मैंने उसको गिफ्ट में सैम्पल पेपर दे दिया है। आप लोग भी अगर सैम्पल पेपर जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपको भी सैम्पल पेपर मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सैम्पल पेपर का डिस्कशन। आते हैं बच्चों, चलिए सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों, Who among the following was the founder of Young Europe Underground Secret Society in Berne? बर्ने में सीक्रेट सोसाइटी को फाउंड करने वाले का नाम था बेटा यूसीपी माजिनी। बताया था मैंने आपको, यूसीपी माजिनी ने दो सोसाइटीज़ बनाई थी, एक का नाम था यंग इटली और दूसरी का नाम था यंग यूरोप। और इन्होंने दो मूवमेंट शुरू किए थे 1831 में और 1848 में, दोनों के दोनों अनसक्सेसफुल रहे, इसीलिए इटली का यूनिफिकेशन फिर काबूर ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707? 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, दोनों को यूनिफाई करने के लिए, जिससे बना था यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ज़ोल्वरीन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, ज़ोल्वरीन के रिगार्डिंग क्या ठीक है? तो ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन थी जिसने कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म करा, प्रूशिया के इनिशिएटिव पे बनाई गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इवॉल्व्ड इन 3 वॉर्स विद प्रूशिया एंड विद विक्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, प्रूशिया ने 3 देशों से लड़ाई लड़ी थी, FAD फैड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी। मार्केट की फ्रीडम मतलब होता है लिबर्टी, तो लिबर्टी वर्ड से बना लिबरलिज्म। ठीक है, मार्केट पे फ्रीडम का मतलब होता है किसी भी तरीके का कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी नहीं होंगी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, इसी को लिबरलिज्म बोला गया मार्केट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली पेयर मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स। देखिए, ग्राउंड नट, मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है गुजरात में, तो ए ऑप्शन गलत है। टी सबसे ज़्यादा होती है असम में, तो बी ऑप्शन गलत है। शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, कॉफ़ी इन कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 years इज कॉल्ड। ठीक है, जो लैंड है जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया 1 से 5 साल के लिए, उसे क्या कहेंगे? तो बेटा ऐसी ज़मीन जिसको 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उसको फैलो लैंड कहते हैं। ठीक है, ऐसी ज़मीन जिसको 1 से 5 साल के लिए छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 1992 में एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने आपको लास्ट सैम्पल पेपर में भी समझाया था बेटा, एजेंडा 21 याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखिएगा, 5 जून इन्वायरमेंट डे याद रखिएगा। ये सब कुछ कहाँ डिसाइड हुआ? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। पेरेनियल मतलब पूरी साल बहने वाली नदियाँ कहाँ से निकलेंगी? ग्लेशियर से, और ग्लेशियर कहाँ होंगे? माउंटेन्स पर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसने लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा करा है, यानी मिट्टी की क्वालिटी को गिराया है, इरोजन को बढ़ा दिया है? तो ये है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को काट देना, इससे ही लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेजोरिटेरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन? मेजोरिटेरिज्म को अपनाने वाले देश का नाम था श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने देश में मेजोरिटेरिज्म को अपनाया, सिंहाला को अपनी मेन लैंग्वेज बनाया, कल्चर रिलीजन को बढ़ाने के लिए, जॉब में और स्कूल्स कॉलेजेस में सिंहाला स्पीकर्स को प्रायोरिटी दी गई, जिससे तमिल लोगों को एलियनाइजेशन की फीलिंग आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा श्रीलंका, सी। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पावर शेयरिंग के बेसिस पर किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, इनको रिजॉल्व किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है। तो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी तरीके की स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, उस गवर्नमेंट का नाम क्या था? तो बेल्जियम ने क्या करा, अपने आप पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने के लिए डच और फ्रेंच के बीच में क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट में 50-50% पार्टिसिपेशन कर दिया। इसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, डच वालों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच वालों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक देश बनाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, 50 स्टेट से मिलकर बना है। ठीक है, तो 50 स्टेट से मिलकर एक देश को बनाया है यूएसए, जबकि इंडिया, श्रीलंका, बेल्जियम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं। इनमें से जो पावर शेयर की जाती है हॉरिजॉन्टल लेवल पर, हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया यहाँ पर अगर एक ऑर्गन है, यहाँ दूसरा ऑर्गन है, यहाँ तीसरा ऑर्गन है, सबको एक ही लेवल पर रख दो। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो आंसर डायरेक्टली मार दो, अब बी आंसर होगा। सारे ऑर्गन्स हैं उन्हें सेम लेवल पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फेडरल सिस्टम में जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास पावर होती है दोनों मिलकर उस सब्जेक्ट्स को रूल करने के लिए, वहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। देखो, जब ऐसी लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो यूनियन लिस्ट है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वो स्टेट लिस्ट है, दोनों के पास पावर है कॉन्करेंट लिस्ट है, और ऐसे सब्जेक्ट जो ऊपर की तीनों लिस्ट में नहीं है उन्हें रेसिडरी लिस्ट में डाला गया, और इसमें रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसका कॉन्करेंट लिस्ट आंसर होगा 16 का सी। इनमें से किन इंडियन स्टेट को 371A के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला है या स्पेशल पावर अवेलेबल है? 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को है, और 371 के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जिसमें नागालैंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी कौन सी है? तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, फिशरी आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है ना, सेरिकल्चर आता है, बी कीपिंग आती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फार्मिंग, यानी नेचर बेस्ड प्रोडक्शन होता है। कह रहा है 7 साल से बड़े लिटरेट पॉपुलेशन के प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट कहते हैं। 7 साल से बड़ा कोई व्यक्ति अगर किसी एक लैंग्वेज को लिख सकता है, लिखी हुई लैंग्वेज को समझ सकता है और बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है, तो लिटरेट कहलाता है। तो ये प्रपोर्शन पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट कहलाएगा। कह रहा है एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू अपॉन टोटल जो नंबर्स होते हैं। तो हम इनका एवरेज इनकम निकालना चाहते हैं तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, इसी को पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1991 में डॉक्टर महबूब उल हक ने इंट्रोड्यूस करा था, जिनको असिस्ट किया था डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, इंडिया के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए एक इंडेक्स बनाई, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। एक था एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्स। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आंसर हमारा बी बेटर है, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, परिणाम हैं, वो नेशनल या स्टेट बाउंड्री में जुड़े हुए नहीं हैं। बच्चों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि याद रखिएगा एजेंडा 21, याद रखिएगा अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो की, ये सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिजर्व रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इनमें से किस एग्जाम्पल में ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है? ऑर्गेनाइज सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स फॉलोअप किए जाते हैं, लोगों को पेड लीव्स मिलती हैं, वीकली लीव्स मिलती हैं, संडे की, बीच में लंच टाइम होता है, डे आवर्स फिक्स होते हैं, पेंशन की वो होती है, स्कीम होती है, पेंशन मिलेगी, इस तरीके के ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो इस तरीके से देखें तो आंसर बी होगा, एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, बाकी टेलर स्टिच कर रहा है घर पे बैठ के, छुट्टी नहीं मिलेगी कोई भी, क्लीनिंग स्टाफ है वो छुट्टी करेगा तो पैसे कटेंगे, ना कोई पेंशन मिल रही है, डेली वेज लेबर है वो जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन छुट्टी कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 स्टेट्स अ गारंटी ऑफ मिनिमम 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दीज 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट वुड हैव टू। देखो, मनरेगा की बात करते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ। तो इसके बाद इसमें क्या करा गया था, गांव के हर परिवार से एटलीस्ट एक व्यक्ति को 100 days का मिनिमम डेली वेजेस के बेसिस पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दिलाएगी। आपने एप्लीकेशन दी, 14 days में आपको काम नहीं मिला तो 15th डे से सरकार घर बैठे आपको, जब तक काम नहीं मिलता तब तक आपको डेली वेजेस प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा पे द कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ दीज डेज, जितने दिन काम नहीं दिलवा पाती है उतने दिन के लिए।
नेक्स्ट है, हाँ बच्चों सेक्शन ए कंप्लीट 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जिसमें से आपको कोई 20 करने थे। अगर आपको इजी लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझसे सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेक्शन बी शुरू करते हैं बच्चों। सेक्शन बी में हमें दे रखा है कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो, नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए जितने भी आर्टिस्ट थे या नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने एक नया तरीका इस्तेमाल करा, वो था वुमेन फिगर का यूज़ करना, फीमेल फिगर का यूज़ करना। जैसे भारत के लिए भारत माता थी, फ्रांस के लिए मारियाना थी, जर्मनी के लिए जर्मेनिया थी। तो ये वुमेन के एलिगरी का इस्तेमाल किया गया, वुमेन फिगर का यूज़ किया गया नेशनलिज्म यानी कॉमन आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा जर्मनी का जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करने हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्वेश्चन है ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल्कन रीजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको समझाया था, बाल्कन रीजन सबसे कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन था, ऑटोमन एम्पायर का यहाँ शासन था। जब ऑटोमन एम्पायर वीक हुआ, यहाँ के अलग अलग क्षेत्र अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम बनाना चाह रहे थे, कॉमन आइडेंटिटी नेशनलिज्म को लेकर इनमें लड़ाई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस रीजन पे यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बनाना चाहते थे। आते हैं, बाल्कन रीजन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था ऑटोमन एम्पायर की वजह से, बिल्कुल सही। यहाँ पर एथनिक ग्रुप जैसे ग्रीक, सर्ब्स, मॉन्टेनेग्रो लोग कहते थे, बिल्कुल सही। ब्रिटिश और एथनिक नेशनलिटी ने स्ट्रगल करा, ये बिल्कुल गलत, यहाँ की नेटिव उन्होंने स्ट्रगल करा था, तो आंसर ए होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से जो वीवर्स है सिलेसिया के, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। आप वीवर हो, आप रिवोल्ट करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि आपको पैसा नहीं मिल रहा है प्रॉपर। पैसा मिलेगा तो आप रिवोल्ट करोगे क्या? जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट है जिसने नेशन ब्रिटेन को फॉर्म करने में मदद करी थी? तो बेटा हुआ क्या था, ब्रिटेन में मोनार्की थी, राजा का शासन था। पार्लियामेंट ने क्या करा, ब्लडलेस रेवोल्यूशन करा, बिना खून बहाए, बिना किसी लड़ाई दंगे के रिवोल्ट किया, क्रांति करी मोनार्की के खिलाफ। मोनार्की की पावर सीज की गई, पार्लियामेंट के अंडर में लाया गया। इस तरीके से ब्रिटेन में नेशन स्टेट की भावना जगी थी। तो आंसर हो जाएगा बी, पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज पावर ऑफ द मोनार्की। नेक्स्ट है सॉइल को पहचानना है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत बारिश होती है, तो बेटा गर्मी पड़ेगी, बारिश होगी, तो ऊपर की बारिश की वजह से ऊपर की मिट्टी बह जाएगी। ऊपर की पूरी शीट, ये शीट है मिट्टी की ऊपर की, ये पूरी बह गई। नीचे की कम फर्टाइल मिट्टी जिससे ईंट बनती है वो ऊपर आ जाएगी। कम फर्टाइल है, कम ह्यूमस कंटेंट है, काजू उगाया जा सकता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी नाम हो गया इसका। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, देखिए इनमें से कौन सी कैटेगरी है रिसोर्स की जिसमें हम टाइडल एनर्जी को रखेंगे? तो टाइड्स क्या है, बार बार आते हैं। टाइड्स आएंगे, हम बिजली बनाएंगे, टाइड फिर चले जाएंगे, हम फिर से लाइट बनाएंगे, फिर टाइड आएंगे, फिर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या जो बता रहा है पावर शेयरिंग के बारे में? ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से करेक्ट है। पावर शेयरिंग सही है, गुड है डेमोक्रेसी के लिए। स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा होगा कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में हार्मनी, भाईचारे को बनाए रखता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर शेयर्ड होगी तो सरकार को बताना पड़ेगा ना जनता को कोई डिसीजन लिया तो कैसे लिया। लेकिन सोशल कंपटीशन को बढ़ावा देगा, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है, जुडिशरी फेडरल नेशन में एम्पायर का काम करती है। कैसे करती है? क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर तो जुडिशरी ही तो समझाएगी कि उस आर्टिकल का मतलब क्या है, पावर को कैसे शेयर किया गया है। तो इसका मतलब है जो कोर्ट है वो अपनी पावर का यूज़ करती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, इसीलिए एम्पायर। आगे आते हैं सेशन और रीजनिंग पर। श्रीलंका ने सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट करा, सही बात। सिंहाला की सरकार अपने कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन को बढ़ाना चाहती थी, सही बात। देखते हैं सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो बीच में बिकॉज जोड़ लेते हैं। श्रीलंका अडॉप्टेड सिंहाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। बिल्कुल सही बन रहा है, तो इसका मतलब ए आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
कह रहा है इनमें से हमें मैचिंग करनी है। तो बच्चों देखो मैचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि आईटी, जब हम आज़ाद हुए थे तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी क्या? नहीं थी। तो किसी 3 लिस्ट में, तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 3 लिस्ट थी, बाद में 4th लिस्ट को जोड़ा गया। 3 लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट थी। आईटी उस समय था नहीं तो आईटी को बाद में जोड़ा गया, तो आईटी को जोड़ा रेसिडुअरी लिस्ट में। पुलिस, आपने देखा ना उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो जितनी भी पुलिस हैं वो स्टेट के अंडर में आती हैं। एजुकेशन, आप में से ज़्यादातर बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, कुछ बिहार बोर्ड में, कुछ एमपी बोर्ड में। तो एजुकेशन ऐसा है जो स्टेट और सेंटर दोनों में जाता है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट। डिफेंस, आर्मी, कभी सुना है उत्तर प्रदेश की आर्मी है, महाराष्ट्र की आर्मी है? आर्मी सिर्फ और सिर्फ देश की होती है, यानी यूनियन लिस्ट में जाएगा डिफेंस। मैचिंग के अकॉर्डिंग आंसर आप खुद से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम में बैठ रही है, वो कितनी लैंग्वेजेस के में पेपर दे सकती है 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग? तो बेटा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल लिस्ट हैं टोटल, जिसमें से 8th शेड्यूल लिस्ट में 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। आगे हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, तो अभी याद रखिएगा 22 लैंग्वेजेस है। आगे कह रहा है हमें गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है क्लूज के बेसिस पर। कह रहा है पावर शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, यानी शेयर करेंगे पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट के साथ, यानी पावर को बांटा जा रहा है। और पावर जब बांटी जाएगी तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पावर एक के हाथ में आ जाएगी तो सेंट्रलाइजेशन होगा। तो सीधी सी बात है ये, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो आगे ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वरना आप रीड करके जान भी सकते हो कि यहाँ पे 3rd टायर की सरकार बनती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़, अपनी पावर को उनके साथ शेयर करती है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंडर में आता है, तो सी आंसर हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कहेगा कि इंडिया क्वासी फेडरल है? क्वासी फेडरल का मतलब है पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, और ऐसा तब होगा जब स्टेट और सेंटर के बीच में बराबर पावर नहीं हो। सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, इसका मतलब फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। देखते हैं कहाँ कहाँ पे सरकार के पास, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। कह रहा है मोर पावर विद द सेंटर, बिल्कुल सही। रेसिडुअरी सब्जेक्ट में सिर्फ सेंटर के पास पावर है, तो भी ज़्यादा पावर हो गई, बिल्कुल सही। इक्वल सब्जेक्ट्स, इक्वल सब्जेक्ट का मतलब हो गया बिल्कुल बराबर बराबर हो जाना, तो ये तो फेडरलिज्म को दिखा रहा है, क्वासी फेडरलिज्म को नहीं दिखा रहा। करेंसीज एंड रेलवे विद द सेंटर, जो पैसा है रेलवे है वो सेंटर के पास है, तो ये भी दिखा रहा है कि सेंटर की पावर ज़्यादा है। तो इसका मतलब आंसर होगा 1, 2, 4, बी आंसर होगा 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को लेकर क्या थ्योरी है? कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिक्लेयर करा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, बिल्कुल सही बात है। पावर शेयरिंग यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पर कराई जाएगी, जो कि मेन स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल सही है। कह रहा है पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को आसानी से चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट खुद से कर सकती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ में मिलकर ही पावर शेयरिंग को चेंज कर सकती है बस। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन कह रहा है बच्चों की ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन अ कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि देश में कितना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही। कह रहा है कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्रीज एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेशनल इनकम से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नहीं निकालते, 3 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्स। तो इसका आंसर आर गलत है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी। असर्शन इज ट्रू, रीजनिंग इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। देखो जितनी भी सर्विसेज हैं टर्शरी में, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है सेकेंडरी में, जितनी भी नेचर बेस्ड प्रोडक्शन है वो प्राइमरी में। कुरियर सर्विस है टर्शरी में, बिल्कुल सही। फिशरमैन नेचर बेस्ड है सेकेंडरी में, गलत। कारपेंटर मैन्युफैक्चरिंग है सेकेंडरी में, गलत। ट्रांसपोर्टर सर्विस है टर्शरी में होना चाहिए, सेकेंडरी में दे रखा, गलत। इसका मतलब आंसर हो गया ए। आगे दे रखी है बच्चों हमें एक टेबल दे रखी है, और टेबल के रिगार्डिंग दे रखा है कि रीता एक एम्प्लॉई है मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसको ट्रांसफ़र मिलने वाला है 3 साल की सर्विस के बाद में। नीता के पास अपॉर्चुनिटी है 3 कंट्रीज ए, बी और सी में से चूज करने की, किस देश में जाना चाहती है। तो उसने ए में जाना चुना, ऐसा क्यों है ज़रा ध्यान से देखो बच्चों। बी में क्या है, बी में ये इनकम 500 रुपये है, और यहाँ पर इस बंदे की 48,000 48,000, यानी ये अंबानी है। नाम नहीं यूज़ करने हैं, हमें नाम नहीं यूज़ करने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये बंदा अमीर है, बहुत अमीर है, बाकी सब गरीब है, ठीक है। ऐसे देश में हमें नहीं जाना।
फिर कह रहा है सी में एक के पास 5000, 1000, 15,000, 4000, 25,000। ये देखो अंबानी अडानी, नाम नहीं यूज़ करने हैं, ये 2 अमीर लोग हैं, बाकी सबके पास इनकम कम है, तो ऐसे देश में भी हमें नहीं जाना। कहाँ जाते हैं? ए में। देखो ए में जो इनकम है उसमें डिफरेंस तो है, लेकिन एक लिमिट में डिफरेंस है, इसलिए ए में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ए में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। बच्चों, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम का मतलब होता है इनकम में डिफरेंस तो हो लेकिन लिमिट में डिफरेंस हो, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, BMI। बच्चों, BMI को निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले इस फॉर्मूला याद रखना, BMI इक्वल टू हाइट इन मीटर, सॉरी सबसे पहले ऊपर होता है वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो विजय की अंडर नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड का मतलब होता है 18.5 से कम BMI है। तो कैसे निकालेंगे? वेट दे रखा है 45 डिवाइडेड बाई 1.78 मल्टीप्लाई बाई 1.78, तो मैं 1.78 को 1.8 मान के चलता हूँ, तो 45 डिवाइडेड बाई 1.8 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 3.24 हो जाएगा, और 45 को 3.24 से डिवाइड करेंगे 14 समथिंग आंसर आएगा, तो 14.7। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूँ, 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो सी आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है अ वुमन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप। एक औरत है, वो मीठे की दुकान पे काम कर रही है गांव में, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है, उसे बहुत कम सैलरी मिलती है पूरे दिन काम करने के बाद, उसे कोई हॉलीडे पे पेड लीव भी नहीं मिलती, उसकी सैलरी कट जाती है, छुट्टी लेती है तब वो, तो वो किस तरीके के सेक्टर में है? जेन्युइन सी बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चों। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन है, कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट का डाटा दे रखा है हमें, प्राइमरी में 44, सेकेंडरी में 25, टर्शियरी में 31। फिर पूछ रहा है इन 3 सेक्टर में से प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों है? बच्चों, गांव में कैसे होता है कि एक खेत है, उसी एक खेत पे पापा, दादा, चाचा, सारे भैया, चचेरे भैया, तहेरे भैया सब मिलके खेती कर रहे हैं। 15 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोग करते हैं उतना होगा। यानी 15 लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन पर असर नहीं हो रहा। 5 जने करते तब भी उतना प्रोडक्शन, 15 कर रहे हैं तब भी उतना प्रोडक्शन। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही प्राइमरी सेक्टर में ऐसी दिक्कत आती है, ये आंसर होगा। 45 क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजनिंग है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स है पूरी दुनिया में, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, इसलिए हमें उनका सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। बिल्कुल सही, पेट्रोलियम दिन पे दिन कम होता जा रहा है, इसलिए अब हमें ढूंढना है कि पानी पे गाड़ी चलें या सोलर राइट पे चल जाएं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलें। तो बिल्कुल सही असर्शन। रीजनिंग कह रहा है ऑयल और पेट्रोल के प्राइसेस हैं दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, 101, 102 हो चुके हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्या ये सही रीजनिंग है कि प्राइस बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल कम हो रहा है? क्या नहीं, तो इसका मतलब आंसर होगा बी। दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी है जो एम्प्लॉयड है फूड प्रोसेसिंग फार्म में और बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क कर रहा है, उसकी बीवी, उसकी बेटी उसकी मदद करने आते हैं, ये किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है? अभी बच्चों ज़रा समझाया था मैंने आपको कि जहाँ पर काम ज़्यादा लोग कर रहे हो लेकिन काम का कोई असर ना पड़े प्रोडक्शन पे, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ये आंसर होगा। चलिए बच्चों, सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक बटन को प्रेस करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को अपडेट आपको टाइमली मिल सके। सेक्शन सी पे जाते हैं बच्चों। सेक्शन सी केस बेस्ड स्टडी है, यहाँ पर केसेस को पढ़कर हमें आंसर मारना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बच्चों, कह रहा है ग्रिम फेरी टेल्स। हाँ देखो, मैंने केस बेस्ड स्टडी मैंने बहुत बार पढ़ी है, मतलब मैंने पूरी बुक पढ़ रखी है, तो मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं रीड करने की, क्योंकि ग्रिम फेरी टेल्स की कहानी दे रखी है ग्रिम ब्रदर्स की। आप लोग ज़रूर केस बेस्ड स्टडी को पढ़ोगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ग्रिम ब्रदर्स की बात कर रहा है कि रीडेबल इन्होंने क्या करा, अपनी जो कहानियाँ थी उन्हें बिना किसी चेंज करे ही फॉल्कोरिक कैरेक्टर के रूप में ही उन्हें मतलब छाप दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्यों बेटा? क्योंकि जर्मनी में उन्होंने अलग अलग जगह जाके टेल्स इकट्ठी करी थी, लोगों को बहुत इंटरेस्टेड लगती थी क्योंकि लोग इससे यूनाइट होते थे, एथनिक बिलोंगिंग आती थी, यूनाइट हो जाते थे लोग इन्हें पढ़कर, देश को लेकर भावना जगती थी देशभक्ति की। तो इसका मतलब आंसर हो गया ए। द कलेक्शन एंजॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी, पूरी जर्मनी में इसे पसंद किया जा रहा था बहुत बड़े लेवल पर। फिर कह रहा है कि लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या रहा ग्रिम ब्रदर्स का, अभी मैंने आपको समझाया, इसने एथनिक बिलोंगिंग को बढ़ावा दिया, प्रमोशन कर दिया। फिर कह रहा है कि जो वर्क है ग्रिम ब्रदर का, उसने लोगों को इंस्पायर करा टेल्स वगैरह इकट्ठा कर कर।
इसमें कौन सी चीज़ का मतलब किस तरीके की स्पिरिट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कल्चरलिज्म आंसर होगा। नेक्स्ट है जो फॉरेन डोमिनेशन है उससे नेशन बिल्डिंग को सबसे बड़ा घाटा किस चीज़ का है। हम अपने देश की बात करते हैं, आजकल बच्चे अपने टीचर से नज़रें चुराने लगे हैं, मार्केट में मिलेंगे तो नज़रें झुका के निकल लेंगे, पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लगे हैं, रेस्पेक्ट अपने बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट दी जाती है वो नहीं सीख रहे। क्यों, क्या ऐसे हो रहा है, हम अपने संस्कार भूल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं हम अपने संस्कार भूल चुके हैं, सीधी सी बात है, इसने हमारे नेटिव वैल्यूज़ और इथॉस को ख़त्म करा दिया, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट है जो जर्मन्स हैं वो अपने कल्चर से कनेक्ट करने के लिए कैसे एबल हो पाए, तो कैसे हो एबल हो पाए बेटा, सीधे से थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग अमंग द नेशनल्स, यानी लोगों को एक ही देश के होने की भावना जग गई कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्शन रीजनिंग है, रिजाइम ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया 1815 में, फ्रांस में कंजर्वेटिव्स की सरकार आई जो कि स्वशासन करते थे, ऑटोक्रेटिक थे, कोई उनका विरोध करता था जेल में डलवा देते थे, मरवा दिया करते थे, किसी तरीके का कोई विरोध नहीं झेलते थे, तो असर्शन सही है। कंजर्वेटिव रिजाइन वर ऑटोक्रेटिक, रीजनिंग भी सही है, बिकॉज लगा के चेक कर लो आंसर बन जाएगा। रिजाइम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट बिकॉज कंजर्वेटिव रिजाइम वर ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल सही बन रहा है, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर से नेक्स्ट केस बेस है कि ग्रेजुअल शिफ्ट दे रखा है कल्टीवेशन से फूड क्रॉप से, मतलब फूड क्रॉप को कम कर कर कल्टीवेशन करने लगे हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, ऑयल सीड्स का, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स का। इसकी वजह से नेट सोन एरिया जो सीरियल पल्सेस में आ रहा है वो कम होता जा रहा है, जबकि जो पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन की कमी हो रही है, जो देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है फूड सिक्योरिटी का। ये कंपटीशन है लैंड का और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का, जैसे घर बनाना, स्कूल बनाना, ये सब कुछ इसने क्या करा है, खेती में जो एरिया है उसको कम कर दिया है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है ये भी लगातार कम हुई है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, इन्होंने ड्रामेटिक रिजल्ट दिखाए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन मिट्टी इससे डिग्रेड हो गई है। हल्के हल्के पानी की स्कार्सिटी ने जो कि वो भी बढ़ती आ रही है क्योंकि इरीगेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ज़मीन के नीचे का पानी भी कम हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या आता है, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को लेकर कि वो कल्टीवेशन से पुश्ड आउट हो गए, बाहर निकल गए। ऐसा क्यों हुआ, उनके पास पैसा नहीं था। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में मशीन खरीदने के लिए, HYB सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए छोटे किसानों में पैसा नहीं है, और मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, तो डी आंसर होगा सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है। इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न को, बिल्कुल सही। वो सीरियल्स की जगह पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं, बिल्कुल सही। जूट की डिमांड बढ़ती जा रही है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जूट एक नेचुरल फाइबर है, महंगी पड़ती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती नहीं है, जबकि सिंथेटिक फाइबर सस्ती है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, तो इसका आंसर ए, ओनली 1 and 2। फिर कह रहा है गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें पता करना है कि जो दालों का और जो सीरियल्स हैं उनका जो लैंड एरिया है वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनसे कम पैसा मिलता है, और जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जितनी भी इंडस्ट्री क्रॉप्स हैं उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है ना, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट्स एंड फ्रॉम कॉमर्शियल क्रॉप्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ने ड्रामेटिक रिजल्ट दिखाए हैं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। आंसर में सीधा मारो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, आपको गिफ्ट में मिलेंगे ये क्वेश्चंस, मतलब ऐसा है बोर्ड आपको गिफ्ट दे रहा है, जा बेटा नंबर लूट के ले जा, हल्की सी अकल लगाओगे आंसर सीधा सीधा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का कौन से स्टेट्स हैं जहाँ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा, और ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ ज़्यादा है, पंजाब और हरियाणा में, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 58, कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर देखा जाए तो फूड की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, की डिटर्मिनेंट है ना, तो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की तरफ किसान क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, अभी अभी आपको समझाई थी बात, डी ऑप्शन हो जाएगा, ज़्यादा इनकम ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 2 मैप आएंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, दोनों मैप्स को देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमें पॉइंट ए दे रखा है, यहाँ पे हमें पॉइंट बी दे रखा है। क्वेश्चन हमें अभी दे रखा है कि पॉइंट ए एक डैम है, ठीक है, तो डैम है बच्चों, यहाँ पे देखो लास्ट वाले में भी यही था कि एक डैम है, ये पंजाब हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर नदी है, इसका नाम है सतलज नदी, इस पर एक डैम है, पंजाब में भांगड़ा करते हैं तो नाम हो गया भाकर नांगल, ठीक है, तो याद रखिएगा भाकर नांगल डैम। सॉरी बच्चों यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाया इसलिए मैं लिख नहीं पाया, भाकर नांगल डैम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं ऑप्शन में है, हाँ भाकर नांगल, ये रहा भाकर नांगल डैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, बी एक मेजर टी कल्टीवेशन एरिया है,
तो बी बच्चों ज़रा ऑप्शन से लगाते हैं। पंजाब में चाय उगती है, नहीं। बिहार में नहीं। गुजरात में नहीं। तो चाय कहाँ उगती है? असम में। वरना मैं मैप से दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैप में ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ये हो गया मेघालय और ये हो गया पूरा हमारा असम। ठीक है, तो असम में चाय उगती है, तो इसका आंसर हो गया बी, असम। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।